गुड मॉर्निंग दोस्तों। विश्व में हर काल हर खंड में किसी न किसी तरह की समस्याएं आती रही हैं और भारत भी और भारत के रहने वाले लोग भी कभी भी उन समस्याओं से अलग नहीं रह पाए हैं। अगर मुगल काल से लेकर के ब्रिटिश काल तक देखें तो भारत कई तरह की समस्याओं से जूझता रहा है। एक समय वो था जब लोग खून की आंसू रोया करते थे और सत्ता हस्तांतरण के बाद 1947 में भारत फिर एक बार रोने लगा महंगाई को लेकर के। और एक समय ऐसा आया जब प्याज की आंसू लोगों ने रोया। अभी गूगल कालीन विश्व में या गूगल कालीन इस वर्ल्ड में भारत और अन्य देश तेल के आंसू रो रहे हैं। तेल यानी पेट्रोल डीजल के आंसू रो रहे हैं। तो हर कालखंड में मानव सभ्यता या मानव जाति किसी न किसी अभाव या किसी न किसी जरूरत में रोता रहा है और आज भी रो रहा है। आज उसी तेल के आंसू पे और तेल के खेल पे बात करने वाले हैं। इसकी गणित क्या है, तेल का उत्पादन कैसे होता है, तेल का कीमत कैसे निर्धारित होता है, तेल से संबंधित और भी जो भी टेक्निकल शब्द प्रयोग किए जाते हैं और फाइनली जो तेल हम लोग कंज्यूम करते हैं, उन सारी चरणबद्ध या प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि चरणबद्ध प्रक्रिया को एक एक करके देखने वाले हैं। इससे हमको तेल का खेल या तेल की माया समझ में आने वाली है। याद रखने वाली बात यह भी है कि वर्तमान में किसी भी विश्व की आप कह सकते हैं कि एक मुकाम को देखना है कि कोई भी विश्व किस स्तर पे है, क्या वो विकासशील है, अल्प विकसित है या विकसित है। तो इसके लिए एक नया मानक तैयार किया गया है और वो मानक है ऊर्जा कंजम्पशन का, एनर्जी कंजम्पशन का। यानी कि कोई राष्ट्र कितना ऊर्जा का उपभोग करता है, इसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि वो विकसित है, विकासशील है कि अल्प विकसित देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊर्जा के उपभोग के मामले में भारत चौथे स्थान पर आता है। अमेरिका, चाइना और रसिया के बाद चौथे नंबर पर भारत का मुकाम हासिल है। इस मामले में भारत कहीं ना कहीं विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में शामिल हो चुका है। लेकिन विकसित देश के कुछ और भी मानक होते हैं, हम उस पर अभी बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं तेल के खेल पे। तेल के खेल में हम शुरुआत करते हैं कि तेल कैसे निकाला जाता है और उसकी कीमत, जो मूल कीमत होती है, वो कैसे किन किन चरणों से गुजर करके अपने मौलिक कीमत से ज़्यादा हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि तेल कैसे निकाला जाता है, तेल से संबंधित कौन कौन से टर्म या कौन कौन से टेक्निकल वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। याद रखना है कि तेल का विश्व में उत्पादक देशों में सबसे पहला स्थान गल्फ कंट्री का आता है। गल्फ कंट्री यानी इराक, ईरान, सऊदी अरब, ओमान, ये सारे देशों में का स्थान आता है। उसके बाद अमेरिका का आता है और तीसरा यूके और नॉर्वे का भी आता है। यूके और नॉर्वे में उत्तरी सागर से, नॉर्दर्न सी से तेल को निकाला जाता है। भारत में भी कुछ स्थानों पर तेल का निष्कर्षण किया जाता है। विशेष करके अगर देखा जाए तो असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में ये कुछ, और कृष्णा गोदावरी बेसिन में ये कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर तेल का उत्पादन यानी पेट्रोकेमिकल का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, प्रतिदिन विश्व में 924 लाख बैरल तेल का खपत होता है प्रतिदिन। भारत 35 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का खपत करता है, यानी 35 लाख बैरल की जरूरत हर दिन पड़ती है भारत को। उद्योग और परिवहन तथा और कृषि कर्म से संबंधित गतिविधियों में तेल का हम इतना कंजम्पशन करते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि भारत अपनी जरूरत का मात्र 17% हिस्सा ही खुद उत्पादित कर पाता है। बाकी 83% हिस्सा वो गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है, आयात करता है। इसीलिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक बहुत बड़े राशि या बहुत बड़ा हिस्सा तेल को आयात करने में लग जाता है।
जब भी विश्व बाजार में किसी भी तरह का तेल में उठापटक होता है, इसकी कीमतों को लेकर के, इसके उत्पादन को लेकर के, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, तो भारत की इकोनॉमी या भारत की अर्थव्यवस्था भी सकते में चली आती है। इसीलिए कोई भी राष्ट्र तेल के खेल से अलग नहीं है या तेल के खेल से अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। एक नजरिए से ये भी देखा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था अगर वर्ल्ड इकोनॉमी से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है तो वो ऑयल इकोनॉमी से ही इन्फ्लुएंस होती है। बाकी सारे चीजों के मामले में भारत थोड़ा सा सेफ गार्ड में है, यानी कि सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं चलाती है, बल्कि यहाँ के लोकल उद्योग या डोमेस्टिक उद्योग कह सकते हैं वो, और छोटे मझोले उद्योग ही चलाते हैं, ना कि मल्टीनेशनल कंपनियां। इसलिए हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार या अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी से कम प्रभावित होती है। अब देखने वाली बात यह है कि तेल निकाला कैसे जाता है। तो याद रखना है, पेट्रोलियम पदार्थ, जो भी पेट्रोलियम पदार्थ होता है वो बेसिकली पृथ्वी के गर्भ से या पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है और सागर से भी निकाला जाता है। इसके दो स्रोत होते हैं, सागर से भी निकाला जाता है और पृथ्वी के गर्भ से भी निकाला जाता है। और ये तेल का कहानी कोई नया नहीं है। तेल का निर्माण इस पृथ्वी के शीतलन क्रिया के साथ ही हो गया था। पृथ्वी के शीतलन क्रिया के बाद जब इस पृथ्वी पर या इस धरती पर वनस्पति और जीवों ने अपना क्रमगत विकास शुरू किया, तो उन्हीं के अवशेषों के सतह में दबने से या पृथ्वी के गर्भ में दबने से तेल का सृजन या निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। दरअसल आप कह सकते हैं कि पेट्रोकेमिकल एक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अंश होते हैं, और जितने भी लिविंग एलिमेंट्स होते हैं उन सबों में हाइड्रोजन और कार्बन के अवशेष पाए जाते हैं। चाहे मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, सब में पाए जाते हैं। तो जब वो मरते हैं और उनके अवशेष सतह में जमा होता है, तो सतह में जाने के बाद धरती के में अंदर दबने के बाद किसी भी ज्योग्राफिकल एक्टिविटी से कहीं स्टोर हुआ जीव जंतु के अवशेष या वनस्पति के अवशेष जब सतह में दबते हैं, तो दबने के बाद उनमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से उनका अपघटन और विघटन होना शुरू हो जाता है। और उच्च ताप और उच्च दाब के वजह से तथा सतह के जल के रिसाव होने से, धरती में सतह के जल के रिसाव होने से, इन दोनों के सम्मिश्रण से और उसके बाद उच्च ताप और उच्च दाब की वजह से वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए तेल को जब भी खोजा जाता है तो ये औषधि चट्टानों में पाया जाता है। बेसिकली 3 तरह के चट्टान होते हैं। इस पृथ्वी पर 3 तरह के चट्टान पाए जाते हैं। चट्टान का मतलब यह है कि इस पृथ्वी का जो ठोस और कड़ा कठोर जो भाग है उसको हम चट्टान कहते हैं। चट्टान 3 तरह का होता है। एक होता है इग्निशियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान, जो मौलिक चट्टान होता है, जो पृथ्वी के शीतलन क्रिया के समय जब पृथ्वी गर्म आग के गोला की तरह था और शीतल हुआ था, उस चट्टान को, उस मौलिक चट्टान को इग्निशियस रॉक कहा जाता है। उसके बाद आता है सेडिमेंट्री रॉक, हिंदी में इसको औषधि चट्टान कहा जाता है, जो आग्नेय चट्टान के रूप परिवर्तन से, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के वजह से सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक, या आप कह सकते हैं कि कायांतरित चट्टान। तो जो हमारा पेट्रोकेमिकल मिलता है वो इसी औषधि चट्टान यानी आग्नेय चट्टान के रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो सृजित होता है उसी में पाया जाता है। और वो परतदार होता है, लेयर बाय लेयर होता है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, इस तरह से लेयर होता है। और उसी लेयर में पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। आप इस तरह के चट्टान देख सकते हैं, जैसे बलुआ चट्टान, सैंडस्टोन, कोयला, आप स्लेट देख सकते हैं, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। आप अपने आसपास भी देखे होंगे जो लाल पत्थर होते हैं, जैसे जिससे आ गया शाहजहां का किला जिसको हम लोग कहते हैं, या लाल किला, वो भी उसी पत्थर से बना हुआ है। तो इसी औषधि चट्टान में पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। इसके निकालने के 2 विधि है। एक तो कुआं से भी होता है। आप सुने होंगे कि सऊदी अरब में या इराक में तेल का कुआं है, तो कुआं होता है वेल,
अब मान लीजिए ये वेल है, इसी में अवसादी चट्टान होता है, इसी अवसादी चट्टान से रिस रिस करके तेल जमा होता है और उसको निकाला जाता है। दूसरा पद्धति ये है कि सतह के गर्भ से निकालने के लिए, या दूसरी पद्धति का प्रयोग बेसिकली सागर में किया जाता है, सागर के तलहटी में। उसमें क्या किया जाता है कि उसमें एक दो तरह का आप कह सकते हैं पाइप लगाया जाता है, एक यहाँ और एक यहाँ। एक से प्रेशर दिया जाता है, ऑयल पानी डाल करके इधर से इंजेक्ट किया जाता है और उसके प्रेशर से फिर इधर से तेल बाहर निकाला जाता है। तो ये दोनों पद्धति से तेल निकाला जाता है, सागर से और सतह से। तो ये हुआ तेल मिलता कहाँ है, कैसे मिलता है, ये बात हुई। भारत भी इससे पीछे नहीं रहा है। भारत भी अपने भूमि में, अपने जोग्राफिकल टेरिटरी में तेल निकालने की कोशिश किया है। भारत में सबसे पहले जो तेल निष्कर्षण हुआ वो हुआ 1867 में असम के माकुम में, MAKOOM, माकुम में 1867 में भारत में सबसे पहले तेल निकाला गया। उसके बाद धीरे धीरे अगर देखें तो असम, नागालैंड में नाहरकटिया, सुरमा घाटी, हुगरी जन और मोरेन, ये तेल निकालने का आप माइंस कर सकते हैं या स्रोत कर सकते हैं। तो दूसरी ओर अगर देखें हम, गुजरात में ऑयल माइनिंग जहां किया जाता है वो है खंभात, अंकलेश्वर, कल्लोल, सानेद और लूनेज। ये 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। डिगबोई से भी निकाला जाता है। डिगबोई में 1889 से उत्पादन शुरू हुआ। पहली बार भारत में 1867 में माकुम में हुआ था, लेकिन औद्योगिक स्तर पर आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे 1889 से भारत में तेल का उत्पादन शुरू हुआ है। अगर आप इसको देखें तो आगे अगर देखें बॉम्बे में भी तेल निकाला जाता है, विशेष करके बसीन क्षेत्र से और मुंबई हाई से। मुंबई हाई बॉम्बे से 167 किलोमीटर वेस्ट में है। आप बॉम्बे का जो तट है उससे 167 किलोमीटर अंदर जाएंगे वेस्ट में तो मुंबई हाई है, वहाँ से भी निकाला जाता है। और आप ये भी याद रखिए कि भारत के तेल का जो 17% हिस्सा उत्पादन किया जाता है इसके ज़रूरत का, उसमें 60% हिस्सा इसी मुंबई हाई का है, जो 1976 से उत्पादन जहां शुरू हुआ है। यानी मुंबई हाई में तेल का निष्कर्षण या तेल का निकालने की क्रिया 1967 से शुरू हुई थी। अब आगे अगर चलें तो भारत सरकार के ने 1956 में ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड ONGC की स्थापना की थी, ताकि तेल का निष्कर्षण या तेल का निकालना जो है उसकी औद्योगिक रूप से प्रक्रिया शुरू किया जा सके। फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में आया। उसके बाद विदेशों में, भारत से बाहर विदेशों में तेल का खोज और तेल निकालने के लिए भारत सरकार ने एक कंपनी गठित की जिसका नाम था ONGC विदेश लिमिटेड। ये 1965 में गठित हुआ था और अभी ये लगभग 17 कंट्री में तेल निकालने का काम करती है। भारत में प्राइवेट सेक्टर में अगर देखें तो रिलायंस कंपनी कृष्णा और गोदावरी बेसिन, KG बेसिन से तेल का निष्कर्षण करती है। तो कुल मिला जुला करके भारत में अगर तेल का स्रोत देखें तो मुख्यतः ये है असम, नागालैंड का एरिया, गुजरात का एरिया, बॉम्बे का एरिया, ये मुख्य स्रोत है। और दूसरा है कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये एरिया भारत का तेल का स्रोत है। अब मान लीजिए हमारी ये जो रिसोर्सेस है भारत का, वो मात्र 17% जरूरत ही पूरा कर पा रही है। तो 83% जरूरत, यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग जो हम हर दिन 83 लाख बैरल कंज्यूम करते हैं, उस जरूरत का पूर्ति के लिए हमको दूसरे देशों जैसे गल्फ कंट्री पर निर्भर रहना पड़ता है। याद रखना है कि तेल का जो यूनिट होता है उसको बैरल में आंका जाता है। एक बैरल का मतलब है 159 लीटर। एक बैरल का मूल्य, एक बैरल में 159 लीटर होता है और प्रतिदिन भारत में 83 लाख बैरल कंज्यूम किया जाता है हर दिन। तो इतनी बड़ी विशाल मात्रा में तेल का कंजम्पशन करना और तेल की जरूरत को पूरा करना भारत के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। इसीलिए चाह करके भी बेचारा भारत इन देशों से पंगा नहीं ले पाता है। अब आते हैं, देखते हैं कि इन तेल को, जैसे गल्फ का हुआ, UK नॉर्वे का हुआ, अमेरिका हुआ, इनका इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कैसे तय किया जाता है। प्राइस के लिए
उसके स्टैंडर्ड नाम या स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं क्या है, किस मानक पर उनका कीमत तय किया जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में 3 तरह का बेंचमार्क प्राइस होता है। बेंचमार्क प्राइस यानी कि वो दर जिस दर पर तेल को बेचा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उसी को बेंचमार्क प्राइस कहा जाता है या बेस रेट भी कहा जाता है। मतलब वो रेट जिस दर पर बाजार में तेल उत्पादक कंपनियां बेचती हैं। तो बेंचमार्क प्राइस पूरे विश्व में 3 तरह का है। एक है ब्रेंट क्रूड। अच्छा, एक और बात, ये क्रूड ऑयल बेसिकली उस ऑयल को कहा जाता है जो कच्चा तेल होता है, जो धरती से निकाला जाता है जब तेल को, तो उसको हम लोग क्रूड ऑयल करते हैं। और क्रूड ऑयल को निकालने के बाद हम अपने रिफाइनरी में ले जा करके प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद उससे पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, लुब्रिकेंट, केरोसिन, नेफ्थॉल और नेचुरल गैसेज जो हम लोग एलपीजी के में यूज करते हैं, वो सारे अलग अलग रूप में हम उसका विनिर्माण करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोसेस करने के बाद। तो जो कच्चा तेल होता है उसको हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं। तो 3 तरह का बेंच प्राइस होता है। एक होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल या ब्रेंट प्राइस। ब्रेंट प्राइस यूके और नॉर्वे के द्वारा जो नॉर्दर्न सागर, उत्तरी सागर से जो तेल को निकाला जाता है क्रूड ऑयल को, उसका जो स्टैंडर्ड प्राइस होता है उसको ब्रेंट क्रूड प्राइस कहा जाता है। ये भी बेंच प्राइस है यानी कि आधार कीमत है। दूसरा है अमेरिका। अमेरिका भी अपना तेल निकालता है, ये सागर से निकालता है और निकालने के बाद इसको अपना टेक्सास में ओक्लाहोमा और कुशिंग में ले जाकर के इसको स्टोर करता है। यहाँ से निकालने के बाद ट्रांसपोर्ट करके पाइपलाइन के माध्यम से ओक्लाहोमा, इसका वेस्टर्न स्टेट है, पश्चिमी राज्य अमेरिका का, ओक्लाहोमा में ले जाकर के स्टोर करता है। तो इसका एक अलग बेंचमार्क है या बेंच प्राइस है, इसको कहते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI। तो 2 आपका बेंच प्राइस हो गया, एक ब्रेंट क्रूड, दूसरा हो गया WTI। तीसरा है गल्फ कंट्री का, ये इसको दुबई ओमान बेंच प्राइस कहा जाता है। जो गल्फ कंट्री अपना तेल का कीमत निर्धारित करती है उसको दुबई ओमान बेंच प्राइस कहा जाता है। तो इस तरह से आपको 3 बेंच प्राइस मिला। एक मिला दुबई ओमान, दूसरा मिला ब्रेंट क्रूड और तीसरा मिला WTI। याद रखने वाली बात यह है कि विश्व का 2/3 तेल का जो कंजम्पशन या तेल का जो बिक्री किया जाता है वो इसी रेट पर किया जाता है, ब्रेंट क्रूड पर 66% हिस्सा। अगर आप भी, भारत की कोई कंपनी है अगर तेल खरीदती है तो इसी स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदती है। अब आप पूछेंगे कि यहां से खरीदती है तो इसे क्यों खरीदती है, यहां से जब खरीदती है तो इस रेट पे क्यों खरीदती है, इस बेंच प्राइस पे क्यों खरीदती है, इस बेंच प्राइस पे क्यों नहीं खरीदती है। तो ये समझना है कि ये एक स्टैंडर्ड प्राइस इसलिए भी है क्योंकि ओपेक कंट्री जो तेल निर्यातक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल केमिकल एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, वो कंपनी, वो ग्रुप भी इसी स्टैंडर्ड को मान करके अपना तेल का कीमत निर्धारित करती है। दुबई ओमान स्टैंडर्ड जो है बेंच प्राइस, वो लोकल या घरेलू यूज के लिए, बिक्री करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अमेरिका अपना, उसका जो भी व्यापारिक सहयोगी है तो वो अपना बिक्री करने के लिए WTI का प्रयोग करता है। तो ये हो गया बेंच प्राइस। तो बेंच प्राइस क्या होता है, तो बेंच प्राइस बेसिकली क्वालिटी, क्वांटिटी और ट्रांसपोर्टिंग को मिला करके, मान लो यहाँ पे एक कंपनी है गल्फ में एक कंपनी है जो तेल का निष्कर्षण करती है, तेल निकालती है। अब तेल निकालने के बाद अलग अलग क्वालिटी का तेल निकला, तेल निकालने के बाद वो उसको स्टोर करना है। सपोज यहाँ स्टोर कर रही है तो यहाँ से यहाँ तक लाने का ट्रांसपोर्टेशन इस तेल की क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पर बेंच प्राइस तय किया जाता है। तो ये बेंच प्राइस समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ये 3 काम करता है विश्व में, और भारत जैसे देश ब्रेंट क्रूड बेंच प्राइस का प्रयोग करती है। अब आगे बढ़ते हैं, तेल का खेल देखते हैं कि भारत में कैसे कैसे क्या क्या होता है। आपको पता है कि 83% भारत अपने खरीद करके गल्फ कंट्री से लेकर के आती है। तो सपोज मान लो एक व्यापारिक या एक कंपनी है भारत का, इंडियन ऑयल,
वो गल्फ से तेल खरीदने के लिए जाती है। तो यहाँ की जो कंपनी है, जो तेल निकालने वाली कंपनी है, उससे समझौता करती है कि हमको इतना तेल चाहिए। तो किस रेट पे लेगी? तो ब्रेंट क्रूड रेट पे लेगी। ये बैरल में इसका डिसाइड होता है। सपोज मान लो 72 रुपीज पर बैरल, $72 पर बैरल है। अभी भारत की इंडियन ऑयल कंपनी जिसको तेल गल्फ से लेना है वो इसी रेट पर खरीदेगी। अच्छा, एक और बात बता देते हैं कि ये जो ब्रेंट क्रूड है इसका कमोडिटी लिस्टिंग इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज में होता है। जैसे इसका जो रेट तय किया जाता है उसका लंदन में इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज में किया जाता है। जैसे आपके यहाँ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरह से लंदन का इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज में इसको लिस्टिंग किया जाता है। इसी तरह से अमेरिका में भी है, उसको न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में वहाँ का लिस्टिंग किया जाता है। ये भी दुबई ओमान वाला भी यहाँ के लोकल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाता है। तो अगर इंडियन ऑयल कंपनी को यहाँ चाहिए तेल यहाँ से, तो इस मार्केट के रेट से वो तेल लेती है। अब सपोज इंडियन ऑयल कंपनी जब यहाँ तेल लेने के लिए आती है तो यहाँ के कंपनी उसको तेल देने के लिए वादा कर देती है कि हम आपको तेल देंगे। तो तेल लेने के बाद वो कंपनी अपने स्टॉक हाउस से या गोडाउन से या स्टोर रूम से, जो भी कर सकते हैं, वहाँ से भारत के नज़दीकी बंदरगाह पर पहुंचा देती है। उसके लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम का या इंडियन ऑयल कंपनी को, जो भी उससे तेल लेने वाली है, अलग किराया लेती है। उसको हम लोग फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं। अब तेल का जो मूल प्राइस है, मान लीजिए $72 प्रति बैरल है, अब उसमें ये सब अलग से जुड़ना शुरू हुआ। देखिए कैसे अब तेल का रेट बढ़ता जाएगा। तो कोई भी कंपनी, मान लीजिए गल्फ का एक कंपनी है, वो यहाँ से यहाँ तक जो ट्रांसपोर्ट करके भारत के बंदरगाह तक पहुँचाने के लिए वो अपने बॉर्डर एरिया में या अपने बंदरगाह पर पहुँचाता है, तो इसको फ्री ऑन बोर्ड कहा जाता है। उसका भी पैसा इसी खरीदार कंपनी को देना होता है। यहाँ से फिर भारत के बंदरगाह पर मान लो कि बॉम्बे पहुँचाना है। अब बॉम्बे पहुँचाने के लिए भी उसको शिप से लाना पड़ेगा। तो यहाँ से ऑयल कंपनी अपने शिप से इस बंदरगाह तक भी तेल पहुंचा देती है। उसको कहते हैं ओशन प्राइस। तो कुल मिला जुला करके देखें तो लागत कीमत तेल आयातक कंपनी को अपने बंदरगाह में लाने से पहले $72 ये, फ्री ऑन बोर्ड ये और ओशन प्राइस ये 3 चार्ज को दे करके अपने बंदरगाह पर लाती है। अब फिर ऐसा नहीं है कि अब यहीं से रेट तय हो जाएगा, इसके आगे भी खेला है। क्या खेला है अब ये देखते हैं। अब बेचारी कंपनी बाहर से किसी तरह से खरीद करके तो ले करके चले आई, अब आगे यहाँ पे भी कई तरह के चार्जेस उसको देने हैं। जैसे ही वो भारत के बंदरगाह पे अपने तेल को लेकर के आया, गल्फ की कंपनी ला करके, गल्फ की तेल कंपनी ला करके अपने शिप से पहुंचा दी, तो यहाँ पर भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, जो खरीदार थी, यहाँ पर भी 4 तरह के खर्चा भी उसको करने हैं। क्या क्या करना है? तो जिस बंदरगाह पे उतारा है, सरकारी बंदरगाह है, सरकारी पोर्ट है, तो उसका पोर्ट चार्ज भी देना है उसको। दूसरा, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी देना है, सीमा शुल्क। तीसरा, इंपोर्ट ड्यूटी, आयात कर भी देना है। और चौथा, इंश्योरेंस का भी पैसा देना है कि कहीं आपका माल सकुशल चले आया, अगर बीच रास्ते में जहाज डूब जाता या समुद्री लुटेरे लूट लेते या कुछ भी हो सकता था, कुछ भी मानवीय प्राकृतिक जनित आपदा कुछ भी हो सकता तो उस आपदा से सुरक्षा के लिए आप इंश्योरेंस कराते हैं। तो इंश्योरेंस, ये चारों खर्च यहाँ पर देती है। अब यहाँ पे खर्च करने के बाद अभी भी ये क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल है। अभी हम ऑयल को प्रयोग के लायक नहीं कर सकते हैं, उसको हम अपने गाड़ी में या कार में नहीं डाल सकते हैं। अभी वो कच्चा तेल है, काला रंग का। आप देख सकते हैं कि जैसे अलकतरा होता है उससे थोड़ा सा, या आप जिसको टारकोल कहते हैं, टारकोल से थोड़ा सा पतला होता है, उसका डेंसिटी थोड़ा सा कम होता है, उसका डेंसिटी अलकतरा का या टारकोल का ज़्यादा होता है। अब यहाँ से कंपनी इस पोर्ट से या बंदरगाह से अपने रिफाइनरी में लेकर के चली जाएगी, जहाँ पे तेल को प्रोसेस्ड किया जाएगा यानी परिसंस्कृत किया जाएगा। भारत में लगभग 23 प्रसंस्कृत उद्योग हैं या रिफाइनरी कंपनी है या रिफाइन इंडस्ट्री है। आपको पता ही है, बिहार में भी है एक बरौनी, असम में है दुबई। मुख्यतः 3-4 का नाम बता देते हैं, बाकी हम लिस्ट आपको वीडियो के अंत में दे देंगे। प्राइवेट सेक्टर का भी है, यानी कि निजी भी है, और सरकारी पब्लिक सेक्टर का भी है। दोनों ही तरह का रिफाइनरी है। रिलायंस का भी है।
रिलायंस का अधिकतर जामनगर गुजरात में है। तो यहाँ से मान लो बॉम्बे से आया तेल, बॉम्बे से तेल को रिफाइनरी कंपनी में ले जाया जाएगा। रिफाइनरी कंपनी में ले जाने के बाद कंपनी वहाँ पे प्रोसेस करेगी। तो भारत के 3-4 हम रिफाइनरी का नाम बता देते हैं, जैसे असम क्षेत्र में डिगबोई है, बिहार में बरौनी है, गुजरात में जामनगर, कर्नाटका में मैंगलुरु और केरल में कोचीन। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया, इसीलिए मुख्यतः इनका नाम याद रखिएगा, बाकी हम लिस्ट में दे देंगे। 23 रिफाइनरी इंडस्ट्री है। अब यहाँ पे आने के बाद पेट्रो उत्पाद का रिफाइन किया जाएगा। रिफाइन कैसे होगा, कैसे उससे उस क्रूड ऑयल से कैसे पेट्रोकेमिकल उत्पाद या पेट्रोकेमिकल बाई प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा वो देखते हैं। अब जैसे ही रिफाइनरी कंपनी में आएगा क्रूड ऑयल, तो यहाँ पे इस तेल को एक बॉयलर में डाला जाता है। ये बॉयलर है, मान लो ये बॉयलर है सपोज। अब ये बॉयलर में क्रूड ऑयल को डाला गया। इस बॉयलर में क्रूड ऑयल को डाला जाएगा और यहाँ पे इसको गर्म किया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे गर्म किया जाएगा, क्रूड ऑयल को यहाँ डाला जाएगा और यहाँ से इसको गर्म किया जाएगा। जैसे जैसे गर्म होगा, गर्म करके उसको रिफाइन किया जाएगा, आप कह सकते हैं प्रोसेस्ड किया जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे जो होगा, मान लीजिए हम यहाँ पे इस चेम्बर में ऑयल को डाले हैं, क्रूड ऑयल मेरा आ गया है, ये पूरा मेरा हीट हो रहा है। तो जो सबसे ऊपर में 20 डिग्री पर जो गर्म होगा, गर्म होकर के मान लीजिए एक गिलास में पानी डालते हैं या बर्तन में, नीचे से गर्म करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा लेट से गर्म होता है और थोड़ा सा कम गर्म होता है। नीचे वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे पहले भी गर्म होता है। तो जब आप गर्म करते हैं, जब आप इसको प्रोसेस करते हैं तो 340 डिग्री पर आपको बिटुमिन निकलता है, जिसको रोड और रूफिंग में काम किया जाता है। बिटुमिन जैसे आप जिसको चारकोल कहते हैं, चारकोल और छत के ऊपर, अल्बेस्टर के छत के ऊपर एक देखिएगा उसी तरह का मटेरियल का यूज किया जाता है, तो वो निकाला जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा तापमान 340 डिग्री सेल्सियस पर जो पेट्रोकेमिकल उत्पाद निकलता है, ये वेस्ट ही कह लीजिए, पेट्रोकेमिकल उत्पाद का सबसे वेस्ट मटेरियल होता है। इसमें सल्फर की मात्रा, एक और बात, सल्फर की मात्रा के आधार पर भी क्वालिटी निर्धारित होता है पेट्रोकेमिकल उत्पाद का। क्रूड ऑयल में जब हम पेट्रोल निकालते हैं तो उसमें सल्फर की मात्रा कम होती है, और जो सबसे निचला उत्पाद या घटिया उत्पाद होता है उसमें सल्फर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आप इस चेम्बर में इसको गर्म करेंगे तो 340 डिग्री पर बिटुमिन निकलेगा, जो रोड और रूफिंग में जिसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद चले आएंगे तो फ्यूल ऑयल निकलेगा, जिसको शिप और फैक्ट्री में जिस ऑयल का प्रयोग किया जाता है, पानी के जहाज और फैक्ट्री में ऊर्जा के रूप में। उससे ऊपर चले जाएंगे थोड़ा सा, मतलब कि 340 से अगर कम 300 डिग्री पर जाएंगे तो फ्यूल ऑयल निकलेगा शिप और फैक्ट्री के लिए। 300 से 250 तक अगर टेम्परेचर में आएंगे तो वहां पर आपको लुब्रिकेंट निकलेगा, जैसे मोबिल, ग्रीस, इस तरह के प्रोडक्ट निकलते हैं। उससे ऊपर जाएंगे 270 डिग्री सेल्सियस पर तो आपको डीजल का उत्पादन मिलेगा, डीजल मिलेगा। उससे ऊपर जाएंगे 170 डिग्री सेल्सियस पर तो वहां पे आपको केरोसिन मिलेगा, और ये जेट फ्यूल भी मिलता है जिसको हम लोग जहाज में प्रयोग करते हैं। और यही इसीलिए आप देखेंगे कि जहाज के तेल का दाम कम होता है बनिस्पत पेट्रोल और डीजल के। तो यहाँ पे आपको केरोसिन मिलेगा। उससे ऊपर 120 डिग्री पर जाएंगे तो नेपथॉन मिलेगा, नेपथॉन आपको यहाँ प्राप्त होगा। उससे ऊपर 70 डिग्री टेम्परेचर पर आपको पेट्रोल मिलता है। यानी कि अगर इस चेम्बर में लिक्विड क्रूड ऑयल को डाले हैं, नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो निचला जो सबसे तापमान वाला एरिया होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान में विटामिन मिलता है, और सबसे कम में जाएंगे तो यहाँ पे पेट्रोलियम गैस मिलता है, जिसको हम लोग एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग घरेलू यूज में प्रयोग करते हैं सिलेंडर में भर करके। तो इस तरह से रिफाइनरी में इस प्रोसेसर से उसी क्रूड ऑयल का अलग अलग बाई प्रोडक्ट बनाया जाता है या सह उत्पाद बनाया जाता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बन गया। रिफाइनरी कंपनी ने, मान लीजिए जामनगर का, मैंगलोर का या डिगबोई का या कोची का रिफाइनरी कंपनी ने उसी क्रूड ऑयल से इतने सारे प्रोडक्ट बना लिए। अब इस प्रोडक्ट को, मान लो हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं या डीजल को, अब इस पेट्रोल को मैंगलोर से यहाँ के पंप में पहुंचाना, पेट्रोल पंप में, डीलर के पास। अब उसी पेट्रोल पंप से हमको तेल लेना है।
वहीं पे जा करके हमको अपने गाड़ी में तेल भरवाना है या गैलन में लेकर के आना है, किरोसिन या डीजल कुछ भी लेना है। अब वो चले जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे जा करके फिर इसका जो रेट पे हमको मिलता है वही रेट हमको महंगाई और आप कह सकते हैं सस्ते का भेद बताता है। अब देखते हैं कि कीमत का खेल क्या होता है। अभी तक ने हमने देखा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे उत्पादन होता है, किन किन क्षेत्रों में होता है, क्या प्रक्रिया से गुजरता है। अब हम देखते हैं कि इसका कीमत कैसे डिसाइड होता है। अब देखना यह है, इसके लिए एक अलग चार्ट है, इस चार्ट पे आप ध्यान दीजिए। आप जब इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, सपोज हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया है, ये स्टैंडर्ड 2017-18 का है। जब आप इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज में जाते हैं तो वहां पे आपको मिलता है विथ ओशन प्राइस, ये चार्ज को जोड़ करके $72 प्रति बैरल। आपको पता ही है कि एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है, तो $72 प्रति बैरल आपको तेल मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज में। अब $1 का कीमत वो भी फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 67, कभी 68, कभी 69 होते ही रहता है। रुपए का मूल्य गिरते रहता है। क्यों गिरता है, इकोनॉमिक्स का विषय है, तो उस पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि $72 एक स्टैंडर्ड है जो 2018 में बिक रहा था प्रति बैरल तेल। तो 72 को अगर आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे $72 को, तो 4,930 रुपए में एक बैरल यानी 159 लीटर तेल आपको मिलता है। पेट्रोल लीजिए या डीजल लीजिए, वहां पे प्रति लीटर के हिसाब से आएंगे तो 31 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल आपको इस मार्केट में मिलता है। अब जब आप यहां से लेते हैं जिस कंट्री से तेल, तो वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो इंपोर्ट, कस्टम और मार्जिन जो कंपनी यहां से लेकर के यहां पे पहुंचाती है, उसमें पर यूनिट पर लीटर 2.62 रुपीज ऐड हो जाता है। पेट्रोल में 2.62, डीजल में 5.91, डीजल में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो अगर यहां पे देखें, फिर उसके बाद आइए, जब ऑयल कंपनी, जो ऑयल कंपनी है वो अपना मार्जिन रखती है, रिफाइनरी कंपनी रिफाइन करती है, प्रोसेस करती है, तो वो प्रति लीटर 3.31 रुपए हम एवरेज मान रहे हैं पेट्रोल पर, और डीजल पर 2.87 प्रति लीटर से रखती है। तो जो यहाँ पे 31 रुपए लीटर था, यहाँ तक रिफाइनरी कंपनी तक ये पहुंच जाता है 36 रुपए 93 पैसे पेट्रोल, और डीजल पहुंच जाता है 39 रुपए 78 पैसे। अब यहीं तक खेला नहीं है, अभी तो सरकार मेन काम की ही नहीं है। सरकार को भी चाहिए, सरकार का आय का अहम हिस्सा है और सरकार का व्यय का भी अहम हिस्सा यही है। कैसे है, क्योंकि सरकार तेल इंपोर्ट करने में अपने फॉरेन रिजर्व करेंसी का एक बहुत बड़े हिस्सा खर्च करती है, तो निकालेगी भी तो स्वाभाविक है सरकार, चाहे राज्य की सरकार भी निकालती है और केंद्र की सरकार भी निकालती है। तो राज्य की सरकार को निकालने का हक तो हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी निकालती है। क्यों निकालती है, क्योंकि राज्य के आय का एक प्रमुख स्रोत यही है। सभी राज्यों में इंडस्ट्री नहीं है, आपको पता ही है कि भारत में औद्योगिक असंतुलन है। कहीं पे बहुत विशाल विशाल उद्योग हैं, बहुत विकसित राष्ट्र हैं, तो कुछ राष्ट्र पिछड़े हुए जो कृषि आधारित ही हैं और कृषि पर यानी प्राथमिक सेक्टर पर ही ज़्यादा निर्भर है। जैसे बिहार आप ले सकते हैं इसका नाम। तो अब सरकार का जैसे ही इंटरफेरेंस होता है, सरकार इसमें अपना टैक्स लगाना शुरू करती है, इसका रेट देखिएगा सीधे दुगना हो जाएगा। अब यहाँ पे तीन तरह का हस्तक्षेप, जो 36 रुपया 93 पैसा यानी 37 रुपया का पेट्रोल था, यहाँ तक ऑयल रिफाइनरी कंपनी तक 31 रुपया से 37 रुपया तक आया था। अब वो बढ़ करके देखिएगा 76-77 रुपया कैसे हो जाएगा। तो जैसे ही ऑयल रिफाइनरी कंपनी अपने तेल को पेट्रोल पंप पे पहुंचाती है, तो सरकार उस रिफाइनरी कंपनी से एक्साइज ड्यूटी लेती है, उत्पाद कर, ये केंद्र का कर है उत्पाद कर। अब इसको जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। तो एक्साइज ड्यूटी लेती है। तो एक्साइज ड्यूटी कितना लेती है, तो पर लीटर कम से कम 19 रुपया 48 पैसा। याद रखना है, ये डाटा हम 2018 की दे रहे हैं, ये फ्लक्चुएट करता है, कम बेसी होता है। तो 19 रुपया 50 पैसा पर लीटर के हिसाब से यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगाती है। पेट्रोल पे तो लगभग 15 रुपया, डीजल पे
तो इस तरह से यहाँ पे रेट जो 36 रुपये 93 पैसा था, एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद 56 रुपया 41 पैसा हो गया। तो डीजल 15 रुपया 33 पैसा लगने के बाद 55 रुपया 11 पैसा हो गया। अब पेट्रोल पंप का जो मालिक है, जो पेट्रोल पंप कितना राजनीतिक साठ गांठ और अपना पहुंच के आधार पर पेट्रोल पंप लिया है, पेट्रोल पंप खोला है, और आपको पता ही है पेट्रोल पंप का मालिक जो होता है कोई सामान्य व्यक्ति तो होता नहीं है, पहुंच वाला बाहुबली, या आप कह सकते हैं कि अच्छे सामाजिक स्तर प्राप्त लोग होते हैं। तो वो भी कमाएंगे, इतना लैंड एक्वायर करके इतना लंबा चौड़ा एरिया में प्राइम लोकेशन में पेट्रोल पंप खोलते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो भी मार्जिन लेंगे, वो कमाएंगे। तो उनके लिए भी रेट फिक्स होता है कि वो कितना मार्जिन लेंगे। तो पेट्रोल पंप का डीलर पर लीटर 3.62 रुपीज़ ऐड करता है, तो डीजल में 2.52। तो यहाँ पे आप कीमत हो जाता है 60 रुपया पेट्रोल का, और डीजल का होता है लगभग 58 रुपया, 57.63 रुपया। अब इसके बाद यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हम डीलर का रेट जोड़े हैं जो कमीशन लेता है। राज्य सरकार भी अपना पैसा उसी से वसूलती है, राज्य सरकार का भी आय का वो स्रोत है। याद रखना है, राज्य जो कर लगाती है अभी वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, और कोशिश किया जा रहा है, सरकारी राज्यों की सरकार की मांग है कि इसको भी जीएसटी के दायरे में लिया जाए। और इससे क्या होगा कि सभी राज्यों में एक ही रेट पर फिर तेल मिलने लगेगा। अभी क्या होगा कि इसी वैट के आधार पर, यानी वैट एक सेल टैक्स है, बिक्री कर के अंतर के आधार पर अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल के कीमतों में अलग भेद मिलता है कि हरियाणा में सस्ता है तो दिल्ली में महंगा है, झारखंड में सस्ता है तो बिहार में महंगा है। क्यों? क्योंकि वो राज्य सरकार के वैट पर ही निर्भर करता है। एक्साइज ड्यूटी पूरे भारत में एक ही रेट पर लगाया जाता है, लेकिन वैट जो सेल टैक्स है वो राज्य सरकार अपनी आवश्यकता जरूरत के अनुसार और लगाती है। तो मान लीजिए कि हम 16 रुपया 21 पैसा कोई राज्य सरकार उस पर वैट लगा दी, इसके अलावा 25 पैसा शेष भी लगता है, स्पेशल टैक्स है एक तरह का, पोल्यूशन फैलता है, तो उसकी भरपाई के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए 25 पैसा प्रति लीटर शेष भी लगता है। तो कुल मिला जुला करके अगर वैट 16 रुपया को मान लिया जाए पेट्रोल पर, और डीजल पर 9 रुपया 21 पैसा को मिला लिया जाए, तो पेट्रोल का कीमत पहुंच जाता है 76 रुपया 24 पैसा, और डीजल का पहुंच जाता है 67 रुपया 54 पैसा। तो इस तरह से कहाँ मूल कीमत था 31 रुपये प्रति लीटर, इंटरनेशनल ब्रेंट क्रूड ऑयल का बेंच प्राइस वो पहुंच गया 76 रुपये, पहुंच गया 67 रुपये। और यही तेल का खेल की वजह से सरकार बनती और बिगड़ती भी है, लोगों की शिकवा शिकायत सुनती है, लोगों की तारीफ और बुराई समझती है, तारीफ और बुराई उसको सुनना पड़ता है। और आपको पता ही है कि जहाँ तेल गड़बड़ाया, जैसे कि मानव शरीर में रक्त का असंतुलन हुआ, रक्त ब्लड इनबैलेंस हुआ तो बॉडी इनबैलेंस हो जाता है। उसी तरह से किसी भी औद्योगिक राष्ट्र के लिए या कोई भी विकासशील या कोई भी विकसित राष्ट्र के लिए उद्योगों का रक्त ऊर्जा ही है, और ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ऑयल ही है। आज भी अमेरिका जो विश्व समुदाय, जैसे अमेरिका जो विश्व प्रभुत्व अपना दिखाता है, वो इसी ऑयल पॉलिटिक्स को लेकर के दिखाता है। आपको याद होगा इराक की घटना, इराक पर उसको हमला करने का पीछे मूल मकसद यही था, मूल मकसद ये था कि सद्दाम हुसैन उसकी मनमानी को कंट्रोल करता था, हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त नहीं करता था। अमेरिका चाहता था कि उसके इच्छानुसार, उसकी ज़रूरत के अनुसार तेल उत्पादन हो और उसको दिया जाए। अब जो नया समस्या आ गया है वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने, वो ये आ गया है कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस या जलवायु संकट के कारण ये जो कह सकते हैं आप कि जैविक जो ऊर्जा के स्रोत हैं उस पर अब नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे गैसें निकलती हैं और इसके वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके वजह से विश्व समुदाय अब इस ऊर्जा के स्रोत को धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही है, और इसी के कारण अब कोई भी राष्ट्र धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की ओर अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक, आप कह सकते हैं बैटरी, क्लेथरेट, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे ऊर्जा पे अब फोकस किया जाने लगा है। तो इस वजह से ये सारे कंट्री, गल्फ कंट्री, जिनका पूरा इकोनॉमी ही इसी पर निर्भर था, जो 1937 पर तक एक झोपड़ी में भी रहने लायक नहीं थे, वो आज बड़े बड़े इमारतें बना करके रहते हैं, बुर्ज खलीफा, तो बुर्ज ये, तो वो
बना करके रहते हैं, वो सब इन्हीं तेल का कमाई है, इसी तेल का खेल है। अब अगर वर्ल्ड इकोनॉमी इस तेल को खरीदेगा ही नहीं तो बेचारा क्या करेंगे। इसीलिए ये अपने इकोनॉमी को अब ऑयल से सर्विस सेक्टर की ओर कन्वर्ट करने लगे हैं। यानी कि आने वाले 10 वर्षों में हो सकता है कि आप दुबई और सऊदी इसलिए घूमने जाएंगे ताकि आप एक लग्जरियस लाइफ बिता सकें वहाँ पे, इसलिए जाएंगे, न कि बिजनेस करने के लिए जाएंगे। अमेरिका भी अब अपने तेल को जो स्टोर करके रखा हुआ था, बचा करके रखा हुआ था कि भविष्य में इसका यूज करेंगे, वो भी अब अपने स्टोर ऑयल को यूज करने लगा है। धीरे धीरे चाह रहा कि अभी खत्म हो जाए, क्योंकि अब तो इसका इस्तेमाल होगा ही नहीं, क्योंकि ऊर्जा के अब सब्स्टिट्यूट रिसोर्सेज भी आ गए हैं, जैसे हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर एनर्जी। आपको पता ही है भारत ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया है, जो जितने भी इक्वेटर के कंट्री हैं उन सबों को मिला करके, और भारत उसका हेड भी है। और अब इलेक्ट्रिक वाहन भी प्रयोग किया जाने लगा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा रहा है। तो आने वाले समय में अगर तेल का कीमत और बढ़ता है तो इस गणित को दिमाग में रखिएगा कि ये गणित है, इसी गणित के वजह से तेल का कीमत बढ़ता और घटता है। और सरकार अब जानबूझ करके भी तेल के कीमत को बढ़ा रही है ताकि लोग तेल के माया से बाहर निकल जाए और धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी बेस्ड जैसे इलेक्ट्रिक मोटर वाहन का प्रयोग करें और तेल पर निर्भरता भारत का धीरे धीरे कम होता चला जाए। ये भारत के लिए सकारात्मक पहल होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर ज़्यादा दिनों तक निर्भर नहीं रह सकता है, इसलिए ये जरूरी भी है। आने वाले समय में अगर तेल का कीमत 200 भी हो जाए तो समझ लीजिएगा कि सरकार ये जानबूझ करके महंगा कर रही है, क्योंकि अब वो नहीं चाह रही है कि आप पेट्रोल से और डीजल से अपने वाहन का संचालन करें, आप ग्रीन एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करें, वो चाह रही है। इसीलिए आप भी कोशिश कीजिए और पुराने जो भी आपके गाड़ी हैं उसके जगह पे इलेक्ट्रिक वाहन ही ले लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो जेब पर बोझ पड़ता चला जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको तेल का खेल समझ में आया होगा। एग्जाम में ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या क्या पूछे जा सकते हैं? ये जो बेंच प्राइस है, इनका नाम, भारत में तेल कहाँ कहाँ से निकाला जाता है, वो कब पहली बार इंडस्ट्रियल लेवल पर या औद्योगिक लेवल पर शुरू हुआ, वो भारत की ONGC कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड कब बना था, मुंबई हाई में भारत में सबसे ज़्यादा तेल का निष्कासन कहाँ से होता है, तो मुंबई हाई से। तेल का रिफाइनरी प्रोसेस कैसे होता है ये भी आप समझ ही गए हैं। तेल का रेट कैसे तय होता है ये भी समझ गए हैं। तेल पे कौन कौन सा टैक्स लगता है, तो वैट, एक्साइज और कस्टम, इंपोर्ट, ये 4 तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, प्लस सेस भी लगाया जाता है और डीलर को कमीशन भी दिया जाता है। ये कहाँ कहाँ पे किस किस मार्केट में लिस्ट होता है, तो 3 तरह का मार्केट है, इंटरकॉन्टिनेंटल में, नेक्स्ट है न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में, और लिस्टिंग किया जाता है। तो ये सारे चीज़ आपको समझना चाहिए, आपके लिए ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।